तो वो उनको मार मार के ना वहाँ कि किताबें पढ़ना शुरू कर दें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, पर्सनल चीनी वुमेन नहीं है इसमें। सॉरी सर चीनी ने एक्चुअली उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। आई एम मुंदा अमान फ्रॉम दरवेश ग्रुप। हमारे साथ हैं मिस्टर सीईओ मिस्टर अब्बास हैदर और आज हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर फहद अब्दुल्ला। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। और उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक मैं आराम से पहुँच गया हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। अच्छा अच्छा फहद, पहली जो एपिसोड थी हमारी, तो उसमें हमने फेलियर ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कशन की और उसको काफ़ी हद तक हमने कवर करने की कोशिश की। तो अभी बहुत से लोगों का रिस्पांस अच्छा आया और वो चाह रहे थे कि हम एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का है, उस पर भी डिस्कशन करें। तो इसलिए हमने आपको इनवाइट किया बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस। जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको एक पोर्शन में आंसर करना बहुत मुश्किल है। आपने जो पिछली वीडियो बनाई थी एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, अगर इसको लिंक किया जाए अपने एजुकेशनल सिस्टम के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट का आपको रूट कॉजेज़ वहीं से मिलेंगे। आप अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ मुजफ्फरगढ़, वहाँ पे एक एकेडमी थी जो अपने वक्त में बहुत मशहूर थी और वहाँ पे बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता था, सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बच्चों को बुलाया जाता था और वहाँ पे उनको 4-4 टीचर्स एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे। दिन में उनके 4-4 लेक्चर्स होते थे। तो वो उनको मार मार के ना वहाँ पे ऐसा रट्टू तोता बना देते थे कि वो इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। लाइन बोल दूँ कि उनको मार मार के संडा बना देते थे। ऐसे रट्टा लगा के वो डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन उसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती। उसको आदत होती है रट्टा लगाने की, जब आप उसे सोच के समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया खत्म जाता कर है। दे। अनएम्प्लॉयमेंट की एक जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है ओवर पॉपुलेशन। जैसे अगर हम पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान की पर ईयर जो ओवर पॉपुलेशन का रेट है वो 2.2% है। इट्स अ बिग परसेंटेज। तो सर ये ओवर पॉपुलेशन का जो रीज़न है, एक मेन कॉज है, सबसे बड़ी कॉज जो मुझे लगती है, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? मेरा परसेप्शन ओवर पॉपुलेशन को लेके पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ओवर पॉपुलेशन जो है आपके फ़ायदे में भी जा सकती है। किस तरह से? आपकी यंग जनरेशन है इस वक्त, पाकिस्तान जो है वो, अगर मेरे फैक्ट्स गलत नहीं है, चौथे नंबर पे ऐसी कंट्री है जहाँ पे 60% आपके नौजवान हैं। अब ये नौजवान क्या कर सकते हैं आपके लिए? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ना नौजवान बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अब यही नौजवान अगर इनको प्रॉपरली प्लेटफॉर्म्स दिए जाएँ, बेसिकली अगर अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को उर्दू में तर्जुमा किया जाए ना, तो इसका मतलब होता है नौकर नौकरी। हमें बचपन से ही स्कूल सिस्टम में ही यही समझाया जाता है कि आपने बड़े होकर नौकरी करनी है। अच्छा फहद, यहाँ पे एक पॉइंट आपने बात की कि इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता ओवर पॉपुलेशन से। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपसे डिनाई करूँगा कि हमने पहले अपने सिस्टम को भी समझना है और जो माहौल यहाँ पे है पाकिस्तान में, उसको देख के हम एनालिसिस कर रहे हैं। एक फैमिली के 5 से 6 मेंबर्स हैं, लेकिन उसको हेड एक बंदा कर रहा होता है, लेकिन उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने पूरी फैमिली को लेके चलना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है। अगर हम फॉरेन देखते हैं, यूएस में जो लोग अपना, वहाँ पे ईच मेंबर जो फैमिली का होता है उस पर जिम्मेदारी होती है और वो सब देख रहा होता है, वो साथ ही कंट्रीब्यूट करता है उसमें। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हम 3 बेटियां पैदा कर लें तो उस वक्त हम वेट कर रहे होते हैं एक बेटे का, उसके लिए हम 4 से 5 बेटियां पैदा करते हैं। तो पॉइंट इज़ डैट, इसमें हम इस्लाम को भी लेके आते हैं कि इस्लाम में है कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करें, अल्लाह ताला उनको रिस्क देने वाला है। लेकिन समझने की बात यह है कि कहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट का हमें सामना करना पड़ रहा है। में ना मेरा जो जवाब होगा वो मिक्सचर होगा, इस तरीके से कि आप बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे अमलगम बना रहे हैं। जब आप एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं ना, तो आपका एजुकेशनल सिस्टम ही आपको समझाने में नाकामयाब है। वो इस तरह से, मैं पहले भी यही बोल रहा था कि वो आपको बना ही नौकर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूं कि वो आपको एक तरह का रट्टू तोता बनाते हैं। वो जो उन्होंने आपको समझाना होता है वही पुरानी किताबें, वही सारी टेक्निक्स जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, उनके बारे में समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। अब एक फैमिली के 5 लोग हैं। अगर आप यूएसए की एग्जांपल देते हो ना, तो यूएसए में एक रूल है कि 18 साल का बच्चा आप उसको घर से निकाल देते हैं। उसको कहते हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, जहाँ भी जाओ वहाँ जाके पढ़ो, पढ़ो भी सही, कमाओ भी सही। हमारे यहाँ तो यहाँ अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुम पेट्रोल भर दो, तो वो पहले चौधरी बन जाता है कि भाई मैं यानी कि पेट्रोल। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी माइंडसेट हमारे पास, चौधरी माइंडसेट हमारा और एजुकेशनल चौधराइन सिस्टम भी सिखाता साथ है इसको ये भी ऐड करें, जी। क्योंकि चौधराइन की बात कर रहा था।
यानी कि चौधरी और चौधराइन, चौधरी और ये चौधरी। माइंडसेट है, क्योंकि लड़कियां भी बराबर की शरीक है यहाँ पे, वो भी काम नहीं करना चाहती। इस मामले में भी जो हमारा कल्चर है, जो हमने अपनी हाँ। कस्टम्स खुद ही सेट की हुई हैं अपने, हम्म, हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर औरत चाहे तो काम भी कर सकती जी। है, अगर उसको ज़रूरत हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उस पे मैं बात नहीं करता। तो ठीक है। चौधरी और चौधराइन सिस्टम हमें ना दीन रोकता है इस बारे में सोचने में, हमारे कस्टम्स ऐसे हैं, हमारे मोर्स ऐसे हैं। मुझे अगर कहा जाए ये बात कि आपने एक चाय का ठेला लगाना है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, हलाल कमा रहा हूँ मैं, दीन की रूह से भी ठीक है, मेरे कस्टम्स भी। जो टेक्निक्स पढ़ने के बाद मैं उसमें डाल सकता हूँ ना, एक अनपढ़ आदमी उसमें नहीं डाल सकता। अब एजुकेशनल सिस्टम हमें ये कभी नहीं बताता कि आपने स्किल की तरफ भी जाना है। हमें यही बताया जाता है कि आपने ये पढ़ना है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। यूनिवर्सिटी से हम सब लोग होके हैं, वहाँ हमें ऐसे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि बाहर निकलेंगे, यूनिवर्सिटियाँ ऐसे सब, वो जितनी भी कंपनीज हैं वो सामने ठहरी हुई होंगी, वो आपको बाहर निकलेंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे। एक तरफ आपने जो हमारे टैलेंटेड यूथ है उसको गरमा दिया है, आपने ये कहा है कि वो बिल्कुल नाअहल है, यानी कि वो काम करने के काबिल नहीं है या वो करना नहीं चाहती। अच्छा, यहाँ पे एक जो उनका जो काउंटर क्वेश्चन आता है कि ठीक है हम काम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम देखते हैं एक पाकिस्तानी बच्चे को, वो अपनी बेसिक्स से नहीं निकल रहा। यानी कि बेसिक्स, उसके पास बिजली का मसला है, ठीक है, पानी का मसला है, और इसके अलावा जो टेररिज्म है मैं उसको भी इसमें लेके आऊँगा। ठीक है। यानी कि आपके पास एक साजगार माहौल नहीं है एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए। आप बाहर जब बच्चा जाता है उसको ये बेसिक्स मसाइल में नहीं फंसता वो, ठीक है, वो इनसे आगे निकल के वो ग्रो करता है या काम करता है। हम तो काम करना शुरू करें यहाँ पे तो हमें ये मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। लाइट नहीं है पूरा पूरा दिन, इंडस्ट्री कैसे चलेगी आपकी? तो ये फैक्टर हैं, हम सारा मलबा यूथ पे भी नहीं डाल सकते, हमारे पास एटमोसफियर नहीं है काम करने के लिए। तो इसको क्या देखेंगे आप, कैसे इसको करेंगे? सारा मलबा यूथ पे नहीं डाला जा सकता है। हम्म, इस वक्त सारा मलबा या एजुकेशनल सिस्टम पर जा रहा है या हमारे वसाइल पर जा रहा है। हमारे वसाइल हमें इतनी इजाज़त नहीं देते कि हम इस तरह की कोई चीज़ करें। एग्ज़ाम्पल ये है कि हम यूनिवर्सिटी लाइफ में भी थे, हम स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी, क्या हमें वहाँ पे ये बात बताई गई है कि आपने स्किल सीखने हैं? हम्म, आज के दौर में जब आप, शुरू से ही है लेकिन आज के दौर में अगर आपके पास कोई डिजिटल स्किल नहीं है, हम्म, तो आप जितना मर्जी पढ़ लें, लड़का है या लड़की है, उसने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है उनको लैपटॉप भी यूज़ नहीं करना। इसका मतलब है हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, हमारी एजुकेशनल सिस्टम में भी इस तरह की कमियां हैं। तो मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की और अपनी डिग्री ली, लेकिन मेरे मेरे काम जो आई वो मेरा जो 3 महीने का स्किलफुल मैंने स्किल सीखी, शॉर्ट कोर्स सीखा, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी को मैंने परस्यू करी, उसी को मैंने परस्यू किया। तो एक मतलब मेरे लिए भी एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ थी कि यार आप 16 ईयर एजुकेशन, हर चीज़ लगती है आपकी, एक बच्चे की ज़िंदगी लगती है पूरी, कुछ भी उसको नहीं और वो होता, और उसके बावजूद भी बस कोई उसका आउटपुट मुझे खास नहीं आप दिया। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, एजुकेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। एजुकेशन का मतलब नहीं वो ये नहीं बात तो होता ठीक है सिर्फ कि आपकी, नहीं नो आपने, डाउट, लेकिन उस एजुकेशन के हिसाब से वो अनएम्प्लॉयमेंट या जिस तरह के वही आपकी वाली बात के सब ख्वाब दिखाए गए थे यूनिवर्सिटी में या सब्ज डिग्री के बाग, टाइम पे, वो दिखाए गए थे और वैसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर हमें जो स्टेप लेना पड़ा वो खुद लेना पड़ा, हमें कोई स्किल के पीछे भागना पड़ा कि अच्छा यार ये कर सकते हैं हम, वो किया हमने और वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है बजाय इसके कि हमने जो 16 साल 20 साल अपनी एजुकेशन की। जो चीज़ आपने 3 महीने में सीखी है वो स्किल उस 10वीं क्लास के बच्चे के लिए सीखना आसान नहीं है। इसका मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्किल भी ज़रूरी है और एजुकेशन भी ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट, हम इस वजह से अनएम्प्लॉयड हैं ज़्यादातर लोग कि हम इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि एक ने एक स्टेप लेके एक बिजनेस खड़ा कर लिया है। अब हम चाहते हैं हमें वहाँ पे 30-40 हज़ार की नौकरी मिल जाए और वहीं पे हम सारी ज़िंदगी इसी साइकिल में ही बिल्कुल, घूमते हाँ, रहें। बिल्कुल। सुबह उठें, दोपहर तक जाएँ, 8-9 घंटे वही काम उसी करें, साइकिल में चलता उसी रहता, साइकिल में उसे चलते निकल रहें। कंफर्ट जोन हम समझ लेते हैं उसको अपना, कि बस ये हर महीने के एंड पे तनख्वाह आ जाएगी हाँ एंड जी। दैट्स बस वो और कंफर्ट हमें जोन है और इजाज़त उसको। भी नहीं दी जाती ना, हमें रिस्क लेने की हाँ इजाज़त नहीं दी बिल्कुल, जाती। हमारे घर वाले अगर आप देखें तो वो कहते हैं या बच्चा डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा। ऐसे आजकल एक नई चीज़ आई हुई है, वो क्रिकेटर बन जाएगा। इन तीन के अलावा हमें ऑप्शन नहीं दिया जाता है। अगर आप एजुकेशनल सिस्टम की तरफ, मैं अगर इसको थोड़ा सा मोड़ के ले जाऊं, तो आप इंडिया को देखें, वहाँ पे 8वीं क्लास का बच्चा वेबसाइट्स बनाता है ऐसे ही है। और यहाँ पर 16 साल की एजुकेशन के बाद आज भी हमें वो एक्सपर्टीज नहीं है जो उन बच्चों के हमें अपने पास है। इंटरेस्ट ही नहीं पता चल रहे होते, 16 साल पढ़ने के बावजूद हमें पता ही नहीं होता हमारी इंटरेस्ट क्या है, हमने जो इतना सारा कुछ पढ़ा उसमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें हम एक्सपर्ट हो सकते हैं, हमारे हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि हम उसको परस्यू करें। हमें ये वो
प्रेशर इतना होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता उस चीज़ को सोचने का। बात करें। अच्छा फहद, यहाँ पे मैं एक और जो है चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इकोनॉमी है। एक जो मुल्क है उसकी जो बेस होती है वो इकोनॉमी होती है, और लोग समझते हैं कि जंग ख़त्म हो गई है, वॉर ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में अब भी एक जंग है वो चल रही है, वो है इकोनॉमी की जंग। उसमें देखा जाए तो अगर हम नंबर्स को देखें तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। एक ये भी पॉइंट मुझे है। लगता है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इकोनॉमी के बारे में? इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक है। उसकी रीज़न ये है कि आपके मुल्क में ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन कैसे होता है? एक यहाँ पे डॉक्टर बनता है, उसके ऊपर हुकूमत पैसे लगाती है और एक डॉक्टर बन जाता है, और वो यहाँ से वो ये देखता है कि यहाँ पे मुझे अगर 40,000 मिल रहा है, मैं अमेरिका में जाके प्रैक्टिस करूँगा, वहाँ पे मुझे 3 लाख मिल जाएंगे। तो इस तरह के वो टेस्ट देता है। एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा जाए तो 99% अब रिजल्ट आता है अगर किसी को डॉक्टर बनना हो। इसका मतलब है पढ़ तो रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। यहाँ पे जब उनको वो वसाइल ही नहीं मिलते, अब वसाइल किसने पैदा करने हैं? हमने पैदा करने हैं। हम एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को, जो किसी भी कंट्री की क्रीम होती है, हमने अक्सर देखा है वो मार खाते फिर रहे हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, उनको पैसे नहीं मिलते, उनकी सैलरी नहीं है, उनके वेजेस इतने कम है कि वो चाहते ही नहीं है यहाँ पे रहना। आप भी एक फिर इंजीनियर इसमें वो हैं। करप्शन वाला फैक्टर भी आ जाता है एक तरह से अगर हम देखें तो। करप्शन वाला फैक्टर भी आ सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। अब आप देखें पिछले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके गए वो तकरीबन 7 लाख नौजवान हैं। अगर इस तरीके से, और वो सारे इंजीनियर डॉक्टर, दैट्स अ बिग फिगर। इस तरीके से अगर ब्रेन ड्रेन होगा तो इस मुल्क में कौन रहना? आप वसाइल की बात करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, जो है उसको चलने के काबिल नहीं छोड़ा। अच्छा 2009 में गिलानी साहब का दौर चल रहा था, तो टैक्स उन्होंने बढ़ाया इंडस्ट्री पे, तो टेक्सटाइल मिलें यहाँ से बांग्लादेश मूव कर गई। अब कितने लोगों का रोजगार जुड़ा था उससे? यानी कि जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी हमारे पास, और हम तो इवन 50 to 60% एग्रीकल्चर बेस करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा जो आप देख लें हालात हुए पड़े हैं एग्रीकल्चर के, यहाँ से हम बहुत अच्छा जो है अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपने मुल्क को ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये भी क्या मेरे ख्याल में इफेक्ट करता है? बिल्कुल इफेक्ट करता है। जैसे आपने कहा हम एग्रीगेरियन कंट्री हैं, तो इसमें एक होती है ड्रिप इरिगेशन नाम की एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप जो फसलों को पानी वगैरह लगाते हैं वो एक टेक्निक के थ्रू होती है। अब R&D सेक्टर पाकिस्तान में इतना है कि अगर किसी से पूछें आप PhD क्यों कर रहे हैं, तो वो कहता है मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाऊंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो है ही नहीं। जब R&D ही नहीं है तो फिर PhD करने का फायदा क्या है? और उनके वसाइल कहाँ से आने हैं? वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से क्यों है आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपकी सारी इकोनॉमी क्यों रिलेटेड है? ड्रास्टिक चेंज क्यों है? आपके लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्यों नहीं? आप ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते कि 5 साल की ये पॉलिसी बन रही है या 10 साल की, 2030 में 2040 में हम इतने डैम बना लेंगे, उसके लिए आपको इंजीनियर्स की जरूरत है, आज से ही एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी उसमें। पॉइंट ठीक है आपका। ये बताएं कि जब कोई डिजाइन बनाना होता है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बाहर से इंजीनियर क्यों आता है? क्योंकि आप मैंने पहले कहा आपके पास R&D सेक्टर नहीं है। दूसरा, आप उन पे यकीन नहीं करते क्योंकि आपने उनको खुद तो यानी कि ये हमारे स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, पॉलिटिशियंस का, ओवरऑल हम सबका फेलियर है। हम सबका बाहर से बंदा आ रहा है वो आपके लिए काम कर रहा है। उसमें यह है कि अगर आप बाहर से, चाइना से अगर कोई इंजीनियर आ गया और वो यहाँ पे आके काम करता है, तो आप असिस्ट कराएं अपने इंजीनियर्स को, वो उनके साथ काम करें ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से ये काम करते हैं। बहुत और भी सीरियस टॉपिक ऐसे है अनएम्प्लॉयमेंट पे कि एक चीनी वुमेन नहीं है इसमें। सॉरी सर चीनी ना एक्चुअली बहुत महंगी हो गई। वाकई चीनी नहीं है सर, चीनी ना बहुत महंगी हो गई है सर। डाइटिंग कर लें। हमारे पॉडकास्ट में जब आप आया करें ना तो आप डाइटिंग कर लिया करें। पाकिस्तान में रहते हुए वैसे भी डाइटिंग ही करेंगे। वाकई चीनी नहीं है। तो सर मैं क्वेश्चन ये कर रही थी कि जो विमेन अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी, उसका भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है। जैसे अब बेवा है, कोई जिसकी जिम्मेदारी है, कोई नहीं है घर में, तो वो उसको बाहर निकलने में, हमने रिसेंटली एक चीज बहुत सुनी कि
औरतों को, लड़कियों को अपना जो हुलिया है वो मर्दाना करना पड़ रहा है, इस वजह से कि वो बाहर निकल सके, कमा सके, अपना घर चला सके, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ कर सके, अपने बच्चे हैं तो उनके लिए कर सके। तो इतनी इतनी हमारे लिए मुश्किल हो गई है हमारी सोसाइटी की वुमेन के लिए, कि उसको अपना आप बदल के निकलना पड़ रहा है बाहर। तो वो कमा सकती है, अदरवाइज वो अपने जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर सकती, अपना जिम्मेदारी उठा नहीं सकती अपने घर वालों की। इसकी ना अगर आप रूट कॉज में जाए ना, 1985 में यूएस में एक लॉ पास हुआ था जिसमें वुमेन इक्वालिटी हम्म बारे में हुआ था। हम्म तब जाके विमेन को ये सारे मिले थे कि वो वोट भी कर सकती हैं। हम्म और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दें, वो माय बॉडी सर वो तो एक फेमिनिज्म नहीं है इक्वालिटी बेसिकली। की तो बात ही नहीं है ना, बात ये है कि एक जिम्मेदारी है ना, कोई अब वो तो नहीं निकल रही, ठीक है, जिम्मेदारी उठाने के लिए निकल रही है, उसको भी नहीं है जिम्मेदारी पूरी करने दी जा रही है, वो उसके बच्चे हैं, बेवा है, नहीं है कोई सहारा उसका, तो उसको भी जिम्मेदारी, मतलब जस्ट जिम्मेदारी ऑप्शन है, बाहर निकलना, एंजॉय करना, अपना करियर बनाना ऑप्शन नहीं था उसके लिए, कभी भी उस पर जिम्मेदारी पड़ गई, लेकिन उस वो भी नहीं उसको पूरी करने दी जा रही। जिम्मेदारी सब पर होती है, हम्म वीमेन भी उसमें आती हैं, मर्दों पर भी होती है हम्म जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी किस तरीके से ली जाती है, अब औरतों पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, उन्होंने अपना घर भी संभालना है, अगर वो बाहर बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट करना चाहती हैं तो वो भी संभालेंगी। हम्म तो फिर आप ये सारे टास्क बांट क्यों नहीं लेते? इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मर्द घर ठहर के बर्तन धो रहा हो, नहीं सर, बुरी बात तो कोई नहीं है। तो हमारा माशरा ऐसा है ना, हमने बिल्कुल अपने एग्जैक्टली, कस्टम्स हमने अपने खुद खुद इस तरीके कस्टम्स से। इस तरह के बनाए हुए हैं, हम उनमें खुद ही जकड़े हुए हैं। अच्छा, काफ़ी हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया जिसमें कॉजेज़ थे अनएम्प्लॉयमेंट के, और सारे हमने ब्रीफली उसको मेरे ख्याल में डिस्कस किया। तो अगर हम इसको समराइज़ करें, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एजुकेशनल सिस्टम से अगर स्टार्ट करें तो स्टार्ट में ही आपको बच्चों को ये मेंटालिटी देनी पड़ेगी कि वो इस तरफ सोचें कि सिर्फ नौकरी नहीं होती, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो ये डिसाइड कर रही हों कि अगले साल 10 साल में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देनी है और फिर इन प्रोजेक्ट्स को आगे कैसे बढ़ाना है। तीसरे नंबर पे अपने वसाइल, पाकिस्तान की अगर किताबें उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा वसाइल पाकिस्तान में है, गैस के हों चाहे नमक की खाने हों, इन ये सारी चीज़ें हैं तो सही, लेकिन ये किस जगह पर है? सिर्फ किताबों में। तो इनके बारे में भी काम करना ज़रूरी अच्छा, है। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा मैं, कि किताबों की आपने बात की, तो पाकिस्तानी लोग किताबें नहीं पढ़ते। उसकी रीज़न है दुनिया में हाँ। सबसे मुश्किल काम है किताब को पढ़ना, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग किताबें पढ़ते हैं। किताबें ये पढ़ते दो हैं, दो ठीक है। फैक्ट हैं, इसलिए मैंने आपको ये अगर बात आप अमेज़न की एग्जांपल लें, अमेज़न जब हाँ, स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर जेफ बेज़ोस सबसे पहले यही करता था कि उसने एक हाँ। थोड़ा-सा गैराज था, उसके अंदर वो किताबें ऑनलाइन यानी कि बेचता था। नॉलेज का जो नॉलेज फुकदान था, है वो इस वजह ठीक है। से है कि एक बुक बड़े रीडिंग नहीं है। बहुत बड़े-बड़े जो भी आज बिज़नेस आपको नज़र आते हैं, वो हाँ, किताबों से ही वो बुक स्टार्ट हुए हैं। रीडिंग से और उनका। आज तक आप उस बंदे को ब्लैंक कभी नहीं देखेंगे जो किताबें पढ़ता हो। उसके पास हमेशा सवालों के जवाब भी होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा माशरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी आके आपसे सवाल करेगा, हमारा ये मसला है, आप उससे पूछ ले कोई हल भी बता दो हमें, तो वहाँ पे वो तो चुप मेरी ये रहेगा। रिक्वेस्ट है अपनी ऑडियंस से कि हमने ये सेगमेंट स्टार्ट करने का हमारा मकसद ही यही था कि हम जो हमारे जो रूट कॉजेज़ हैं उनको हम डिस्कस करें और उनसे आप लोग फ़ायदा उठाएं। तो काइंडली आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस को बताएं कि किताबें पढ़ना शुरू कर दें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल अपने ऐसा। आप से शुरू कर सकते हैं। यानी कि हम हरकत करेंगे तो कुछ होगा ना, हम तो रिलाय कर रहे हैं अपने ऊपर, जो लोग बैठे हुए हैं कब से कि वो कुछ करेंगे तो हमारा कुछ होगा। तो ये थोड़ा सा मैसेज हमारी ऑडियंस को। मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम नॉर्मली भी ये बात कर रहे होते हैं कि ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, हाँ, ये भी करप्ट है। अगर आप खुद को ठीक करना स्टार्ट कर देना, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल करियर डेवलपमेंट। काउंसलिंग, खुद की डेवलपमेंट जब स्टार्ट हो जाएगी ना, तो करप्शन भी खत्म हो जाएगी। इस माशरे में अगर आप देखें तो एक रेहड़ी वाले से लेकर जितने भी ऊपर लेवल पे आप चले जाएं, वो करप्ट हैं, वो करप्शन करते हैं, इवन आप अक्सरियत की पॉजिटिव बात यूज कर रहा करें, हूँ। अपने दिन का पॉजिटिव यूज कर लें, फेसबुक का, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका पॉजिटिव यूज करें, बुक्स पढ़ें, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें। इंटरनेट आ गया है, अब भी मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं उस कंट्री में होता तो मेरे लिए जो चीज़ें अच्छी होती। तो ये तो बहाना है, सिर्फ ये एक्सक्यूज है जिसमें जिसको किए जा रहे हैं। और पढ़ने की आदत इस तरीके से भी डाली जा सकती है कि अब आप स्कूल में तो पढ़ते नहीं है कि आपको रट्टा लगवाया जाए। आपको अगर किताबें या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किताबें पसंद नहीं है तो आप स्टोरीज पढ़ें। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
और चाय फीके के लिए बहुत सॉरी अगेन। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के कोई मज़ीद हमारे लिए सवालात हों या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप लोग चाहें कि हम लोग डिस्कस करें, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें पता चलेगा, तो विल बी वेरी थैंकफुल टू सर्व यू।